मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय जीजवाना में कार्यरत हूँ। आज हम भारतीय संविधान सभा का अध्ययन करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी देश में उसके संविधान का विशेष महत्व होता है। वह देश की संविधान यानी शासन व्यवस्था के संचालन का आधार तो होता ही है। देश की आंतरिक सुरक्षा, बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा के लिए एक ऐसे तंत्र की व्यवस्था भी करता है जो निरंतर गतिशील हो। यानी संविधान जो है विधि का स्रोत होता है, यानी उसका विधि का मूल स्रोत होता है। यानी उसके आधार पर ही नागरिकों जीवन पद्धति और शासन के साथ उसके संबंधों का समय निर्धारण होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो संविधान है, जो स्वतंत्र राष्ट्र है, उसका एक अपना संविधान होता है जिसके अनुसार उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। वही संविधान राष्ट्र विकास में भरपूर योगदान दे सकता है जिससे उस राष्ट्र की जनता ने स्वयं ने ही बनाया हो अथवा जिससे उस देश की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया हो। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा संविधान का निर्माण स्वाधीन राष्ट्र का लक्षण है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान का जन्म जो दिनांक थी 26 नवंबर 1949 को हुआ, उसकी कहानी तभी से शुरू हुई जब 1885 में, इससे पूर्व भी हम जैसे अलग अलग देख सकते हैं, 1895 में स्वराज है, परंतु 1885 में सर A.O. हुम द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत के अंग्रेजों की 120 वर्ष गुलामी से जब से यानी 1765 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व के साथ ही ब्रिटिश राज की स्थापना हुई। देश को आज़ाद कराकर एक स्वतंत्र भारत के निर्माण के सपने के रूप में उसका बीजारोपण हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका श्रीगणेश 1857 की भारतीय क्रांति के साथ ही हुआ, जिसे अंग्रेजों ने गदर का नाम दिया था। और 1857 की क्रांति जो असफल हुई, उनमें अग्रणी नेता जो थे जैसे राजा तुल्लाराम, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, मौलवी अहमद शाह, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई झांसी और राजा कुंवर सिंह, राजा अमर सिंह इत्यादि थे। तब से लेकर 15 अगस्त 1947 तक, जब तक भारत स्वतंत्र हुआ, देश में राजनीतिक सुधारों और स्वायत्तता के अनेक प्रयास हुए, जिसमें जनता की सत्ता में भागीदारी से लेकर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सम्मिलित थी। यानी इस संबंध में हम ये कह सकते हैं कि एक जो तिथि हमने तय की उसमें कि 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा रावी नदी के किनारे अपने अधिवेशन के पास किया गया कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हम इससे पूर्व, इसके इतिहास से पूर्व हम ये कहेंगे कि संविधान सभा का तात्पर्य क्या है। यानी संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा की संज्ञा दी जाती है और पूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्रों में जहां भी लिखित संविधान है, उनका निर्माण जनता ने प्राय संविधान सभाओं के माध्यम से किया है। संविधान सभा की प्रेरणा का स्रोत 17वीं और 18वीं शताब्दी की लोकतांत्रिक क्रांतियां रही है। इन क्रांतियों ने इस विचार को जन्म दिया कि शासन के मूलभूत कानूनों का निर्माण नागरिकों की एक विशिष्ट प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाना चाहिए। इंग्लैंड के समतावादियों तथा हेनरी मैन ने संविधान सभा के विचार का प्रसार किया, किंतु सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में इस विचार को क्रियान्वित किया गया। जेनिंग्स ने इस संबंध में लिखा है के अनुसार, संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिध्यात्मक संस्था होती है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने या विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। यानी भारत में जो संविधान सभा की मांग इस प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता, यानी कि हम इसके अलावा जो भारत में संविधान सभा की अवधारणा का उदय और विकास के बारे में लिखें तो भारत की संविधान सभा की मांग एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का यह स्वाभाविक अर्थ था कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय करें। संविधान सभा के सिद्धांत में हम ये देख सकते हैं कि सर्वप्रथम 1895 में स्वराज विधेयक यानी स्वराज बिल
में होता है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। इसे तिलक की दूरदर्शिता कहा जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी में इस संबंध में सोच सके हमने सोचा 20वीं सदी में इस विचार की ओर संकेत महात्मा गांधी ने दिया जब 1922 में उन्होंने अपना विचार व्यक्त किए कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की, किंतु उस समय सरकार की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, है ना। इस संबंध में हम कह सकते हैं कि इससे पूर्व भी जैसे हमारे प्रयासों के माध्यम से जैसे अंग्रेजों ने जो अपने प्रस्ताव लाए, जैसे मार्लियामेंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 18 में है, 1919 लागू, साइमन कमीशन 1927, यानी जिसके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बना था, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946 बहुत महत्वपूर्ण है। यानी इसके अलावा भी जैसे एम.एन. राय ने इस विचार को लोकप्रिय बनाने और उसे मूर्त रूप देने का कार्य, यानी एम.एन. राय ने तो इसका विचार को लोकप्रिय बनाया और मूर्त रूप जो पहनाया वो जवाहरलाल नेहरू ने किया। प्रमुखतः उन्हीं के प्रयत्नों से कांग्रेस ने औपचारिक रूप से घोषणा की थी कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए जो सर्वसम्मत संविधान का निर्माण कर सके, यही संविधान सभा होगी। इस समय तक संविधान सभा के विचार में पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त कर ली, अतः अनेक प्रांतीय विधानसभाओं और केंद्रीय विधानमंडल द्वारा इस प्रकार के प्रस्ताव पारित किए गए। दिसंबर 1936 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। उसके अलावा 1937 और 1938 के अधिवेशनों में इस मांग को दोहराते हुए इस आशय का प्रस्ताव पास किया गया कि एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। सिर्फ प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास न रखने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता की संविधान सभा की इस मांग का ब्रिटिश शासन द्वारा विरोध किया जाना तो स्वाभाविक ही था। देशी नरेशों और यूरोपवासियों जैसे कुछ निहित स्वार्थ वाले वर्गों द्वारा भी इस प्रस्ताव से अपने विशेषता खतरे में पड़ते देख इसका विरोध किया गया था। उदारवादी ने इसे अति प्रजातांत्रिक बताया। शुरू में मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, किंतु 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रतिवादन के साथ दो पृथक संविधान सभा की मांग मुस्लिम लीग ने अब डाल दी। यद्यपि ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता की संविधान सभा की मांग को स्पष्ट स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए विवश कर दिया। अगस्त 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि भारत का संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। इसके बाद 1942 की क्रिप्स योजना के तहत ब्रिटेन द्वारा स्पष्ट किया गया कि स्वीकार भी किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगा। यानी अर्थात भारतीयों द्वारा अन्य महत्वपूर्ण आधार पर क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया गया है। अंत में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि कैबिनेट मिशन से पूर्व भी जैसे जिन स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इसमें महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा की, उसमें जैसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी है, दादा भाई नौरोजी है, गोपाल कृष्ण गोखले है, लाला लाजपत राय है, पंडित मदन मोहन मालवीय है, विपिन चंद्र पाल है, जी सुब्रमण्यम अय्यर है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, अरविंद घोष है, लाला हरदयाल है, भूपेंद्र नाथ दत्त है और श्यामजी वर्मा है और सर सैयद अहमद खां, फिरोज शाह मेहता, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, दीनबंधु, C.F. एंड्रयूज,
शहीद भगत सिंह, चित्तरंजन दास, मौलाना शौकत अली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती गोपालाचार्य, राजगोपालाचार्य, बाबू जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम लोहिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्र पुरुष मोहनदास करमचंद गांधी आदि उल्लेखनीय हैं, जिनके प्रयासों से तो आज़ादी मिली और उसके साथ साथ में संविधान निर्माण में भी संविधान सभा की डिमांड भी उन्होंने की थी। यानी जो स्वतंत्रता आंदोलन जो था वो पारित हुआ था 14 अगस्त, जैसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 2 भागों में भारत का विभाजन कर दिया था अंग्रेजों ने, जिसमें भारत और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बंट गए और अर्धरात्रि को भारत की राजनीतिक सत्ता सौंप दी अंग्रेजों ने। इससे पूर्व जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा का गठन इसके माध्यम से हुआ था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत के शहर दिल्ली में पहुंचा और 16 मई 1946 को मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की। संविधान निर्माण के प्रस्तावित संगठन के बारे में मिशन का विचार था कि वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन वर्तमान स्थितियों में असंभव है, अतः व्यवहारिक उपाय यही है कि प्रांतीय विधानसभाओं का निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जाए। इस संविधान सभा में कुल 389 या 389 सदस्य हो, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि हो, यानी ये हो। और इस योजना के तहत यह कहा गया कि प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या उसकी जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाए। इस संबंध में 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लेने का नियम अपनाया जाए। प्रांतों को इस आधार पर दिए गए स्थान उनमें निवास करने वाली प्रमुख जातियों में उनकी संख्या के आधार पर विभाजित किया जाए। प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि उस जाति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाएं। मतदाताओं को 3 वर्गों में बांटने का निश्चय किया गया: साधारण, मुस्लिम तथा सिख। केवल जो सिख है वो पंजाब में। रियासतों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने का निश्चय किया गया, किंतु उनके प्रतिनिधियों के चुनाव का ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की समझौता समिति द्वारा और देशी रियासतों की तरफ से बैठाई गई समिति के बीच में आपसी बातचीत द्वारा तय होना था। प्रांतों के अलग संविधानों की भी योजना में व्यवस्था की गई। इसके लिए कहा गया कि संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक के बाद सदस्य अपने आप को 3 वर्गों में बांट लेंगे: प्रथम, हिंदू बहुमत वाले प्रांतों के प्रतिनिधि; द्वितीय, मुस्लिम बहुमत वाले उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के प्रतिनिधि; तृतीय, मुस्लिम बहुमत वाले उत्तरी पूर्वी प्रांतों के प्रतिनिधि। इन तीनों वर्गों द्वारा पहले अपने अपने प्रांतों और वर्गों के संविधानों का निर्माण और तत्पश्चात संघीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण की इस योजना के कुछ दोष भी अवश्य थे, लेकिन इसके साथ ही तत्कालीन परिस्थितियों में इससे अच्छी कोई योजना प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। योजना का एक प्रमुख गुण यह भी था कि मुस्लिम लीग की इच्छा के विरुद्ध केवल एक संविधान सभा की व्यवस्था की गई थी, अतः कांग्रेस द्वारा इस योजना को स्वीकार कर लिया गया। मुस्लिम लीग द्वारा योजना की व्याख्या अपने ढंग से की गई और वर्गीय आधार पर संविधान निर्माण में पाकिस्तान की स्थापना के बीच देखते हुए इस योजना को स्वीकार कर लिया गया। अन्य छोटे दलों द्वारा भी कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया गया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद में कैबिनेट मिशन के अनुसार, यानी योजना के अनुसार, जो जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, संविधान सभा के लिए कुल 389 या 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। चुनाव के परिणाम स्वरूप संविधान सभा में जो दिल्ली स्थिति उत्पन्न हुई, उसमें
जैसे हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और यूनिस्ट पार्टी, यूनिस्ट मुस्लिम, यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, अछूत जाति संघ, सिख कांग्रेस के अतिरिक्त साम्यवादी, इन सभी के एक एक सदस्य निर्वाचित हुए। और इसके अलावा 8 जो सदस्य थे स्वतंत्र निर्दलीय हुए और कुल 296 सदस्य संविधान सभा में आए। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें कि संविधान सभा में अपनी स्थिति निर्बल देखकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। अब लीग ने पाकिस्तान के लिए बिल्कुल पृथक संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया कि लीग वैध का हट छोड़ दे और संविधान सभा के कार्य में सहयोग करे, किंतु सभी प्रयत्न विफल हुए। वस्तुतः भारत की संविधान सभा का गठन 3 चरणों में हुआ। जैसे हम कह सकते हैं, पहला जो चरण था उसमें कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। कुल सदस्यों की संख्या 389 है, 389 निश्चित की गई। द्वितीय जो था चरण, उसमें 3 जून 1947 की विभाजन योजना से होती है और इसके तहत संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके अनुसार 324 प्रतिनिधि हुए। तृतीय चरण में देशी रियासतों से संबंधित था, उनके प्रतिनिधि संविधान में अलग अलग समय में सम्मिलित हुए। हैदराबाद की एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। हैदराबाद संविधान सभा में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम कह सकते हैं संविधान सभा के प्रमुख सदस्य कौन कौन से हैं, वो एक महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि संविधान सभा में जैसे जितने सदस्य निर्वाचित हुए उनमें से ज़्यादातर भागीदार या बोलने वाले, कार्य करने वाले व्यक्ति थे। उनमें विशेष रूप से जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर और पिट्टाभाई रमैया, श्रीमती दुर्गाबाई, ठाकुरदास भार्गव, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तर, D.P. खेतान, N. माधवन, T. कृष्णामाचारी, B.N. राव, J.B. कृपलानी, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, बाल गोविंद खेर और बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन, सचिंदानंद सिन्हा, M.R. जयकर, B. शिवाराव, डॉक्टर राधाकृष्णन, K.T. साहा, M.C. मुखर्जी, हरदनाथ कुंजरू, के संथानम, B. शिवाराव इत्यादि। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में संविधान सभा में, इससे भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि नेहरू और पटेल शक्ति के केंद्र बिंदु थे। संविधान किसी भी प्रश्न पर उनमें परस्पर मतभेद की स्थिति में उनके इर्द गिर्द समर्थक एकत्रित हो जाते थे। परिणाम स्वरूप संविधान सभा में बहस लंबी चलती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने प्रभाव का खुलकर प्रयोग नहीं कर पाते थे क्योंकि वे संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे। संविधान में नेहरू आदर्शवादी दिखते थे तो प्रसाद और पटेल व्यवहारिक दिखते थे। डॉक्टर अंबेडकर कानून के प्रकांड पंडित थे तो गोपाला स्वामी अयंगर भी बहुत योग्य और अनुभवी पुरुष थे। यानी हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिसके आधार पर आज पूरा देश चल रहा है और पूरे देश में लोकतांत्रिक सरकारें बनी हुई है, ये इन्हीं की देन है जो संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने बहुत आगे की भारत की नींव रखी। हम आगे उसके संविधान निर्माण की कहानी का अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात संविधान निर्माण की कहानी के अलावा संविधान में क्या क्या प्रक्रिया रही, यानी जो ग्रेनविल ऑस्टिन जो कहता है, उसका भी हम कल अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।